नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज फिर एक और खौफनाक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। यह कहानी सिर्फ डर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसा रोमांच और ऐसा भावनात्मक उतार चढ़ाव भी है जो आपको आखिर तक बांधे रखेगा। इसीलिए आपसे बस इतना कहना है कि कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी कहानियां मिलती हैं जो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल और दिमाग दोनों से महसूस होती हैं। अब बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की यह घटना पश्चिम भारत के एक युवक की है जिसका नाम है निखिल मेहता। और अब यह कहानी आप निखिल की जुबानी ही सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आप लोग कहानी बड़े ध्यान से सुनते हैं, कमेंट में अपनी राय भी बताते हैं, लेकिन अक्सर लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। इसलिए आज की कहानी अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो उसे आगे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी ऐसी रहस्यमयी कहानियों तक पहुंच सकें। अब चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल मेहता है और मैं सूरत के पास बसे एक कस्बे का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूं और पढ़ाई के दिनों से ही मुझे लिखने का भी शौक रहा है। लेकिन आज जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं वो किसी कहानी या कल्पना का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का वो अनुभव है जिसने मुझे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि हर चीज को विज्ञान से नहीं समझा जा सकता। क्योंकि जब मेरे साथ वह सब हुआ, उस वक्त किताबों में पढ़ा हुआ सारा लॉजिक मेरे सामने बेकार साबित हो गया। और तब मुझे यह मानना पड़ा कि भूत, प्रेत, आत्मा और दूसरी अदृश्य शक्तियां सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कुछ हालातों में इंसान सच में उनके सामने असहाय हो जाता है। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। बात उस समय की है जब मेरी पहली पोस्टिंग राजस्थान के अलवर जिले के बाहरी इलाके में बने एक सरकारी अस्पताल में हुई थी। वह अस्पताल शहर से थोड़ा दूर था और चारों तरफ पुराने पेड़ों और टूटी फूटी दीवारों से घिरा हुआ था। पहली नजर में ही वह इमारत किसी अस्पताल से ज्यादा किसी पुरानी हवेली जैसी लगती थी, जैसे वहां पहले कभी कोई और रहता हो और बाद में उसे अस्पताल में बदल दिया गया हो। जब मैं पहली बार अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वहां पहुंचा तो गेट से अंदर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा में कुछ भारीपन घुला हुआ हो। उसी वक्त मेरी मुलाकात वहां के एक वार्ड बॉय से हुई जिसका नाम था गोविंद। जब मैं अपनी कार से उतरकर मुख्य कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा था, तभी वह सामने से आता दिखाई दिया। उसकी वर्दी देखकर ही समझ आ गया था कि वह अस्पताल का ही कर्मचारी है, इसलिए मैंने दूर से ही उसे आवाज दी और कहा कि जरा इधर आना। वह पहले इधर उधर देखता रहा, फिर तेज कदमों से मेरे पास आया और बोला, जी सर, क्या काम है? तब मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ नया डॉक्टर हूँ और आज मेरी पहली ड्यूटी है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट के साथ एक औपचारिक मुस्कान आई और उसने कहा कि सर, हमें पहले से सूचना नहीं मिली थी, इसलिए पहचान नहीं पाया। इसके बाद वह मुझे अंदर ले गया और जब मैं अस्पताल की इमारत के भीतर पहुंचा तो देखा कि वहां के दरवाजे, खिड़कियां और गलियारे सब बहुत पुराने डिजाइन के थे, जैसे किसी पुराने लॉज या रेस्ट हाउस में होते हैं। कुछ दरवाजों पर अभी भी जंग लगी कुंडियां थीं और दीवारों पर पुराना पेंट उखड़ चुका था, लेकिन मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। समय बीतता गया और करीब 3 हफ्तों में मैं वहां के स्टाफ और अस्पताल की व्यवस्था से काफी हद तक परिचित हो गया। मगर एक हिस्सा ऐसा था जहां मुझे बार बार जाना पड़ता था और जहां की बनावट और माहौल मुझे हमेशा असहज कर देता था। वह था अस्पताल का निचला तल, जहां मोर्चरी बनी हुई थी। यह मोर्चरी किसी अलग बिल्डिंग में नहीं बल्कि उसी मुख्य इमारत के नीचे तहखाने के रूप में थी और वहां तक जाने के लिए संकरी सी सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता था। क्योंकि मैं सर्जन था, इसलिए एक्सीडेंट और संदिग्ध मौत के मामलों में पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी अक्सर मुझ पर ही आ जाती थी। एक दिन ऐसा ही एक सड़क दुर्घटना का केस आया जिसमें व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी और मुझे वरिष्ठ डॉक्टर ने उस शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा। अजीब बात यह थी कि जब भी मैं मोर्चरी जाता, हर बार मेरे साथ ड्यूटी पर वही वार्ड बॉय गोविंद ही लगाया जाता। उस दिन भी हम दोनों साथ साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। तभी मेरी नजर वहां के दरवाजों पर गई। पहले मुझे हमेशा 3 दरवाजे ही दिखते थे, लेकिन उस दिन
मुझे उन 3 दरवाजों के बगल में एक और चौथा दरवाजा नजर आया। इससे पहले वहां बड़े बड़े फ्रीजर बॉक्स रखे रहते थे, लेकिन उस दिन वे बॉक्स हटे हुए थे और उनके पीछे एक भारी लोहे का दरवाजा दिखाई दे रहा था, जिस पर बाकियों की तरह ही नंबर लिखा था। यानी वह चौथा कमरा भी किसी न किसी काम के लिए बना हुआ था। लेकिन उस दरवाजे की हालत बाकी दरवाजों से बिल्कुल अलग थी। वह सिर्फ बंद ही नहीं था, बल्कि उस पर मोटा ताला लगा था। ऊपर से लोहे की जंजीरें कसकर लपेटी गई थीं और उन जंजीरों के ऊपर लकड़ी के पटरे ठोक दिए गए थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर से बंद कर रखा हो। उस दरवाजे को देखते ही मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के अंदर कुछ ऐसा है जिसे बाहर नहीं आने दिया जा रहा। मैं अभी इन सब बातों को मन ही मन सोच रहा था कि तभी अचानक ऊपर लगी ट्यूबलाइटें तेजी से झपकने लगीं। पूरा गलियारा कुछ सेकंड के लिए अंधेरे और उजाले के बीच डोलने लगा। उस पल मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी और पहली बार वहां मुझे सच में डर का एहसास हुआ। तभी पीछे से गोविंद की आवाज आई, सर, सब ठीक तो है? आप रुक क्यों गए? मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि नहीं, कुछ नहीं, बस सीढ़ियां फिसलन भरी हैं। इसके बाद हम दोनों सीधे तीसरे नंबर के कमरे में चले गए और पोस्टमार्टम की तैयारी करने लगे। लेकिन उस चौथे दरवाजे की तस्वीर मेरे दिमाग से हट ही नहीं रही थी और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वही दरवाजा आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच बनकर मेरे सामने आने वाला है। लेकिन जब मैं 3 नंबर वाले कमरे में उस आदमी का पोस्टमार्टम कर रहा था, उसी वक्त मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उस कमरे की जो दीवार थी, जो सीधे 4 नंबर वाले कमरे से जुड़ी हुई थी, उसके उस पार कोई लगातार दीवार को खुरच रहा है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान से सुना तो साफ साफ एक अजीब सी छर्र छर्र जैसी आवाज आ रही थी और उसी के साथ किसी के कराहने जैसी धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। एक पल के लिए मैंने खुद को समझाया कि शायद यह मेरा वहम है या फिर पाइपलाइन या हवा की वजह से कोई आवाज आ रही होगी। लेकिन जब वही आवाज बार बार दोहराई जाने लगी, तब मेरे मन में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। पोस्टमार्टम पूरा करने के बाद जब मैं ऊपर की तरफ लौट रहा था, तो सीढ़ियों पर चढ़ते समय मैंने गोविंद से पूछ ही लिया कि गोविंद, एक बात समझ में नहीं आ रही। बाकी दिनों तो 4 नंबर वाले कमरे के सामने इतने सारे फ्रीजर बॉक्स रखे रहते थे, आज वो सारे बॉक्स कहाँ चले गए? और बॉक्स हटने के बाद जो दरवाजा दिख रहा है, उसे इतनी मजबूती से जंजीरों और लकड़ियों से क्यों बंद किया गया है? आखिर इसकी वजह क्या है? मेरी यह बात सुनते ही गोविंद का चेहरा एकदम से बदल गया। वह थोड़ा घबरा सा गया और जल्दी जल्दी बोलने लगा कि सर, आप इन बातों में मत पड़िए, और खासकर यहाँ खड़े खड़े तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए जल्दी ऊपर चलते हैं। यह कहकर वह खुद मुझसे आगे आगे सीढ़ियां चढ़ने लगा, जैसे उसे वहां एक पल भी रुकना मंजूर न हो। उसका इस तरह घबराकर भागने जैसा व्यवहार देखकर मैंने भी सोचा कि ऊपर जाकर आराम से पूछ लूंगा। लेकिन तभी जब मैं उसके पीछे पीछे मोर्चरी वाले हिस्से से ऊपर की ओर बढ़ रहा था, उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे 4 नंबर वाले कमरे के दरवाजे को अंदर से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा हो या फिर उसे खोलने के लिए पूरी ताकत से खटखटाया हो। यह एहसास इतना तेज था कि मैं तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखने लगा। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो मुझे साफ दिखाई दिया कि उस दरवाजे के ऊपर जो छोटा सा कांच लगा हुआ था, उसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी छपक रही थी, जैसे कोई बल्ब बार बार जल और बुझ रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वहां लगा कोई पुराना बल्ब खराब हो गया होगा और उसी वजह से यह रोशनी हिल रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, गोविंद वापस नीचे की तरफ आया, बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए मुझे ऊपर की तरफ ले जाने लगा। उसका यह व्यवहार मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि वह मेरा जूनियर था और इस तरह हाथ पकड़कर खींचना बहुत ही बदतमीजी मानी जाती है। जैसे ही हम ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचे, मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में उससे कहा कि यह क्या तरीका है? तुम इस तरह मेरा हाथ कैसे पकड़ सकते हो? लेकिन उसने मेरी बात का जवाब देने के बजाय बहुत घबराई हुई आवाज में कहा कि साहब, आप दोबारा उस कमरे की तरफ ध्यान से मत देखिएगा। मैं नहीं चाहता कि जो बाकी लोगों के साथ हुआ है वही सब आपके साथ भी हो।
ये बात कहते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी जीभ लड़खड़ा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत भयानक याद को अपने दिमाग में दोबारा देख रहा हो। मैंने उससे कई बार पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वह बिना कुछ बताए वहां से चला गया। इसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि जब भी वह मेरे केबिन में आता या कहीं रास्ते में मिल जाता, मैं बातों बातों में 4 नंबर वाले कमरे के बारे में पूछने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे का जिक्र करता, वह कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाता। उसकी यह हरकत मेरे मन में उस कमरे को लेकर और ज्यादा डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ा रही थी। फिर एक रात ऐसा हुआ कि एक एक्सीडेंट केस में एक आदमी की मौत हो गई और उसका पोस्टमार्टम करना जरूरी था, लेकिन उस दिन संयोग से गोविंद छुट्टी पर था। रात का समय था, अस्पताल में बहुत कम स्टाफ मौजूद था और जिनकी नाइट ड्यूटी थी वही लोग वहां थे। ऐसे में पोस्टमार्टम के लिए मेरे साथ जाने वाला कोई और स्टाफ नहीं था। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पोस्टमार्टम के समय डॉक्टर के साथ कोई ना कोई सहायक जरूर होता है, लेकिन यह व्यवस्था ज्यादातर उन्हीं मामलों में होती है जहां शव की पहचान होती है और परिवार वाले मौजूद रहते हैं। उस रात जो लाश लाई गई थी वह एक लावारिस लाश थी। एक्सीडेंट के बाद कोई भी परिजन सामने नहीं आया था और ऐसे मामलों में सिस्टम अक्सर लापरवाही बरत ही लेता है। ऊपर से अस्पताल के इंचार्ज का सीधा आदेश था, इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकता था। हर बार की तरह मैंने मास्क लगाया, हाथ में टॉर्च ली, जरूरी उपकरण उठाए और तहखाने की तरफ जाने लगा। उस वक्त मेरे दिमाग में एक पल के लिए भी यह ख्याल नहीं आया था कि आज वहां कुछ अलग और डरावना होने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि 4 नंबर वाले कमरे के दरवाजे पर जो ताला और जंजीर हमेशा लगी रहती थी वह आज वहां मौजूद नहीं थी और दरवाजा हल्का सा अंदर की तरफ खुला हुआ था, जिसमें से धुंधली और धूल भरी रोशनी बाहर आ रही थी। यह देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रह गया और सोचने लगा कि आखिर इतने दिनों से जो दरवाजा पूरी तरह बंद था, आज वह अपने आप कैसे खुला हुआ है, या फिर किसी ने जानबूझकर उसे खोला है। मैं अभी यही सोच रहा था कि तभी मुझे उसी कमरे के अंदर से फिर वही आवाज सुनाई दी, दीवारों को खुरचने जैसी आवाज और दर्द से कराहने की वही धीमी आवाज जो पहले भी कई बार मुझे सुनाई दे चुकी थी। अब मेरे मन में सीधा सवाल उठा कि अगर यह कमरा इतने दिनों से बंद था तो अंदर आखिर कौन है जो ऐसी आवाज कर रहा है। पहले तो मैंने यही सोचा कि शायद कोई कुत्ता या बिल्ली अंदर घुस गया होगा और बाहर निकलने का रास्ता न मिलने की वजह से तड़प रहा होगा। यही सोचकर मैं टॉर्च की रोशनी के सहारे धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा पूरी तरह खोला, अंदर का नजारा देखकर मैं एकदम सन्न रह गया। सामने एक स्ट्रेचर रखा हुआ था और उस पर एक औरत की लाश पड़ी थी, लेकिन वह लाश बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी ही यहां लाया गया हो। एक पल के लिए मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि कहीं मुझे इसी के पोस्टमार्टम के लिए तो नहीं भेजा गया, लेकिन तुरंत ही मुझे याद आया कि जो फाइल मेरे पास थी उसमें किसी पुरुष की फोटो और नाम था, और यहां तो एक महिला की लाश पड़ी थी। मैंने जब ध्यान से उस औरत को देखा तो उसके कपड़े देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने दुल्हन जैसे कपड़े पहन रखे थे। लाल रंग का लहंगा, भारी गहने और वैसा ही साज सिंगार जैसे किसी की अभी अभी शादी हुई हो। उस हालत में उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत कुछ ही घंटों पहले हुई हो, लेकिन उसके चेहरे की हालत देखकर मुझे साफ समझ आ गया था कि शायद उसकी मौत दम घुटने से हुई है, क्योंकि उसके होंठ पूरी तरह खुले हुए थे, चेहरा सख्त पड़ा था और आंखों के आसपास अजीब सी जकड़न दिखाई दे रही थी जो किसी भयानक संघर्ष की कहानी बता रही थी, और उसकी जीभ हल्की सी बाहर की तरफ निकली हुई थी। साथ ही उसकी आंखें पूरी तरह ऊपर की ओर चढ़ी हुई थीं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मरने के बाद किसी ने जबरदस्ती पलकों को नीचे करने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी आंखें आधी से ज्यादा खुली रह गई हों। यह सब देखकर मैं एक पल के लिए यह भी भूल गया कि गोविंद ने मुझे इस 4 नंबर वाले कमरे के अंदर जाने से साफ मना किया था, और यह भी कि आज जब मैं अकेला यहां आया हूं तो यह कमरा मुझे खुला हुआ क्यों मिला, और आखिर
इस स्ट्रेचर पर पड़ी यह औरत है कौन? उस समय मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था और मैं किसी अनजानी ताकत के खिंचाव में धीरे धीरे उस लाश की तरफ बढ़ता चला गया, क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि इतने दिनों से बंद पड़े कमरे में इस लाश को आखिर क्यों रखा गया है। लेकिन जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ाकर उसके करीब पहुंचा, तभी अचानक पीछे से कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनते ही मैं बुरी तरह घबरा गया और तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखने लगा। उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, ठीक उसी वक्त उस औरत की आंखें एक पल के लिए खुली हों और उसने मुझे सीधे घूर कर देखा हो। लेकिन जब मैंने दोबारा उसकी तरफ नजर डाली तो उसकी आंखें फिर से वैसी ही जमी हुई दिखाई दीं जैसे पहले थीं। अब मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह दरवाजा इतनी तेजी से कैसे बंद हो गया, क्योंकि वह तहखाना था। वहां न तो तेज हवा चल रही थी और न ही कोई खिड़की या दूसरा रास्ता था जहां से हवा आकर दरवाजा बंद कर दे। इसका मतलब साफ था कि किसी ने जानबूझकर दरवाजे को बंद किया था। लेकिन उस वक्त तो उस कमरे में मेरे अलावा कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा था। हालांकि आगे जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उससे यह साफ हो गया कि उस वक्त वहां मेरी मौजूदगी के अलावा भी किसी और की मौजूदगी थी। मैं तुरंत दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कई बार जोर लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। इससे साफ हो गया कि बाहर की तरफ से कुंडी लगा दी गई है। यह समझते ही मेरे दिमाग में पहली सोच यही आई कि शायद रात के वक्त अस्पताल के किसी स्टाफ ने मेरे साथ मजाक करने के लिए यह हरकत की हो कि जब मैं अकेला पोस्टमार्टम के लिए नीचे आया तो किसी ने पीछा किया और जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। यही सोचकर मैं दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए चिल्लाने लगा और बोला कि यह मजाक बंद करो। अगर मुझे पता चला कि यह किसने किया है तो मैं सीधे इंचार्ज से शिकायत करूंगा और तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं काफी देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया और अब मुझे धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि शायद बाहर कोई भी नहीं है। लेकिन तभी उसी वक्त मेरे कानों में फिर से वही खुरचने जैसी आवाज आने लगी और इस बार वह आवाज दीवार के उस पार से नहीं बल्कि बिल्कुल मेरे पीछे बहुत ही नजदीक से आ रही थी। यह महसूस होते ही मैं एकदम से चुप हो गया। अभी तक तो मैं दरवाजे को पीट रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन अब डर इतना बढ़ चुका था कि मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। उस पल मेरे अंदर का डर इस हद तक बढ़ चुका था कि मुझ में पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उस रात पहली बार एक साइंस का छात्र होने के बावजूद मुझे भी वही भूत प्रेत वाली सिहरन महसूस हो रही थी जिसके बारे में लोग कहानियों में बात करते हैं। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाया और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वह औरत जो अभी तक स्ट्रेचर पर मरी हुई पड़ी थी, उसकी उंगलियां अब उस लोहे के स्ट्रेचर के ऊपर चल रही थीं और उसके लंबे नाखून उस सतह को खरोंच रहे थे जिससे वही डरावनी छर छर वाली आवाज आ रही थी। ये देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि भला एक लाश की उंगलियां अपने आप कैसे हिल सकती हैं, क्योंकि यह औरत तो मरी हुई थी, तभी तो उसे यहां मोर्चरी में रखा गया था। लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान उसके नाखूनों पर गया, मैं और ज्यादा दंग रह गया। देखने में वह औरत करीब 24 से 25 साल की लग रही थी, लेकिन उसके नाखून बिल्कुल सड़े गले थे, जैसे कई सालों से काटे ही न गए हों और उनमें किसी तरह की जान न बची हो। लेकिन असली हैरानी की बात यह थी कि अगर वह मरी हुई है तो फिर उसके हाथ क्यों हिल रहे हैं? अगर शरीर में हरकत है तो साइंस के हिसाब से मौत नहीं हुई होती, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा था वह विज्ञान की सारी समझ से बाहर था। मैं यह इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कुछ सेकंड के लिए मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि कभी कभी मरने के बाद शरीर में अकड़न आने से मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, लेकिन ऐसी हरकत आमतौर पर मौत के 2-3 दिन बाद होती है। जबकि इस औरत की लाश देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसे मरे हुए इतना समय हो गया है, और वैसे भी अकड़न में शरीर इस तरह बार बार हिलता नहीं है जैसे उसकी उंगलियां उस वक्त हिल रही थीं। इसी बीच मुझे उसके मुंह से भी एक दबी दबी सी कराहने की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज बहुत हल्की थी लेकिन साफ महसूस हो रही थी।
अब मैं यह पक्का करना चाहता था कि यह आवाज उसी के गले से आ रही है या फिर कहीं और से। इसी सोच में मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और झुककर अपना कान उसके मुंह के पास ले गया। लेकिन जैसे ही मैं उसके चेहरे के पास झुका, वैसे ही उसकी वे आंखें जो अब तक ऊपर की ओर चढ़ी हुई और सफेद दिखाई दे रही थीं, अचानक पूरी तरह खुल गईं और आंखों के खुलते ही उसका चेहरा, जो अभी तक एक जवान और खूबसूरत लड़की का लग रहा था, एक पल में सड़ी गली लाश में बदल गया, जैसे वह शरीर वहां कई सालों से पड़ा सड़ रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि चेहरे के बदलते ही उसका हाथ अचानक मेरे कंधे पर आ पड़ा और अगले ही पल उसने पीछे से मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। इसके साथ ही वह लाश मेरे चेहरे के बहुत करीब आकर इतनी तेज और खौफनाक चीख मारी कि वह एक ही पल में किसी का दिल रोक देने के लिए काफी थी। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि उस वक्त हार्ट अटैक से मेरी मौत क्यों नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि डर के मारे मेरे मुंह से भी जोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख के साथ ही वह लाश फिर से धड़ाम से स्ट्रेचर पर गिर पड़ी, लेकिन इस बार वह फिर से उस जवान औरत के रूप में नहीं बदली, बल्कि उसी सड़ी गली हालत में पड़ी रही जो अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसी पल पूरे कमरे में ऐसी भयानक बदबू फैल गई कि वहां 1 मिनट भी सांस लेना मुश्किल हो गया। इसी के साथ मुझे अपनी गर्दन के पीछे तेज जलन महसूस होने लगी, जैसे किसी ने नुकीली चीज से काट लिया हो। मैंने घबराकर एक हाथ से अपनी गर्दन छुई और जैसे ही हाथ हटाकर देखा, मेरी हथेली पूरी तरह खून से भर चुकी थी। तभी मेरी नजर उस लाश के हाथ पर गई जिससे उसने मेरी गर्दन पकड़ी थी, और मैंने देखा कि उसके सड़े गले नाखूनों पर भी ताजा खून लगा हुआ था। यह देखकर मुझे समझ में आ गया था कि मेरी गर्दन पीछे की तरफ से कट चुकी है और अब मैं खुद भी इस मौत के खेल का हिस्सा बन चुका हूं। इसका मतलब जब उसने पीछे से मेरी गर्दन को जकड़ा था तो इतनी बेरहमी से पकड़ रखा था कि उसके नुकीले और ठंडे नाखून मेरी त्वचा को चीरते हुए अंदर तक ढंस गए थे। एक तरफ मेरी आंखों के सामने वह खौफनाक और डर से भरा हुआ मंजर था, और दूसरी तरफ उस कमरे में फैली हुई सड़ी हुई बदबू, ऊपर से वह असहनीय दर्द जो हर सेकंड और तेज होता जा रहा था। इन सारी चीजों के एक साथ होते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। तभी अचानक पूरे कमरे में किसी औरत के अजीब और डरावने हंसने की आवाज गूंजने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस स्ट्रक्चर पर वह लाश पड़ी हुई थी, वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। अब अगर लाश में कोई हरकत नहीं थी तो फिर वह हंसी किसकी थी? यह बात उस वक्त मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी, लेकिन इतना मुझे साफ समझ में आ गया था कि अगर मैं यहाँ एक पल भी और रुका तो मेरी जान किसी भी वक्त जा सकती है। इसी डर में मैं खुद को छुड़ाकर दरवाजे की तरफ भागा, और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश की, वह एक झटके में खुल गया। यह देखकर मुझे हैरानी जरूर हुई, क्योंकि जो दरवाजा इतनी देर से मेरी पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं खुल रहा था, वह अचानक इतनी आसानी से कैसे खुल गया। लेकिन उस वक्त इन बातों पर सोचने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। इसलिए मैं तेजी से उस 4 नंबर वाले कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ ऊपर भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं पहली 2 सीढ़ियां चढ़ा, तभी नीचे से किसी ने मेरे पैर को बहुत जोर से पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से मुझे पीछे की ओर खींच लिया हो, और अगले ही पल मैं सीढ़ियों पर मुंह के बल गिर पड़ा। गिरते वक्त मेरे सिर और चेहरे पर जोरदार चोट लगी और सिर के अंदर ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ घूम रहा हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और मुझे लग रहा था कि मैं अब बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन उसी हालत में मुझे महसूस हुआ कि किसी ने फिर से मेरे पैर को पकड़ लिया है और अब मुझे घसीटते हुए वापस उसी कमरे की तरफ ले जाया जा रहा है। जो भी मुझे खींच रहा था, उसके मुंह से एक अजीब सी खिंची हुई आवाज निकल रही थी, जैसे कोई बहुत बूढ़ा और कमजोर इंसान किसी भारी चीज को खींचने की कोशिश करता है और सांसें टूटती हुई बाहर निकलती हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज। उस वक्त मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं पलटकर यह देख पाता कि आखिर मुझे खींचने वाला कौन है। बड़ी मुश्किल से वह मुझे सीढ़ियों से घसीटते हुए कमरे की दहलीज तक लाया, लेकिन जैसे ही मैं दहलीज के अंदर पहुंचा, मुझे इतनी तेजी से भीतर की तरफ खींचा गया जैसे किसी इंसान ने नहीं
बल्कि किसी मशीन ने मुझे अंदर खींच लिया हो। उसी पल दरवाजा भी जोर से बंद हो गया। आखिरी चीज जो मैंने सुनी वह दरवाजे के बंद होने की तेज आवाज थी, और उसके बाद सिर में लगी चोट की वजह से मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं और मैं वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ इसका मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को सरकारी अस्पताल अलवर के बाहरी इलाके में बने वार्ड में लेटा हुआ पाया, जहां मैं नौकरी करता था, और मेरे आसपास कुछ डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ खड़ा था। लेकिन आंख खुलते ही मैं घबराकर उठ बैठा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, क्योंकि एक पल के लिए मुझे यही लगा था कि मैं फिर से उसी मुर्दाघर के स्ट्रक्चर पर पड़ा हूं। डॉक्टरों ने मुझे पकड़कर रोका और कुछ देर बाद मुझे भी समझ में आने लगा कि मैं अब वहां नहीं हूं। फिर भी मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि शायद यह भी बेहोशी में देखा गया कोई सपना है। खुद को यकीन दिलाने के लिए मैंने चुपचाप अपनी बाह पर नाखून से जोर से चुटकी काटी, और जब दर्द महसूस हुआ तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि मैं सच में अस्पताल में हूं। तभी सब लोग मुझसे पूछने लगे कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था और मैं मुर्दाघर के अंदर बेहोश हालत में कैसे मिला। तब मैंने उन्हें बताया कि 4 नंबर वाले कमरे में मेरे साथ एक बहुत भयानक घटना हुई थी, और जो कुछ भी हुआ था वह सब मैंने एक एक करके उन्हें बता दिया। मेरी बातें सुनकर पहले तो सब लोग गंभीर हो गए, लेकिन अगले ही पल वे जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर मैं और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी डरावनी बात सुनकर वे हंस क्यों रहे हैं। तभी एक डॉक्टर ने कहा कि 4 नंबर वाला मुर्दाघर कई सालों से बंद पड़ा है, और मैं 4 नंबर में नहीं बल्कि 3 नंबर वाले कमरे के पास बेहोश मिला था, जहां पोस्टमार्टम होना था। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा और हैरानी दोनों हुई, और मैंने उनसे कहा कि मैंने खुद 4 नंबर का दरवाजा खुला देखा था और वहां एक औरत की ताजा लाश भी थी। मैंने उनसे कहा कि वे चलकर खुद देख लें। कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं जिद पर अड़ गया और उन्हें अपने साथ नीचे चलने के लिए कहा। डर तो मुझे बहुत लग रहा था, लेकिन अब मेरे साथ कई लोग थे, इसलिए हिम्मत जुटाकर मैं सबको लेकर तहखाने की तरफ गया। जैसे ही हम मुर्दाघर के सामने पहुंचे और मेरी नजर 4 नंबर वाले दरवाजे पर पड़ी, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह दरवाजा मोटी जंजीरों से बंद था और उस पर मकड़ियों के जाले जमे हुए थे, जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि यह दरवाजा बहुत सालों से नहीं खुला था। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह सच था या कोई खौफनाक सपना। लेकिन तभी मुझे अपनी गर्दन पर हुआ हमला याद आया, और मैंने पीछे की तरफ हाथ लगाया तो वहां बैंडेज लगी हुई थी, मतलब मेरी गर्दन पर सच में घाव थे। तब मैंने सबको दिखाते हुए कहा कि यह निशान उसी औरत के नाखूनों के हैं जिसने मेरी गर्दन को पीछे से जकड़ा था, और अब मुझे पूरा यकीन था कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वह कोई सपना नहीं बल्कि भयानक हकीकत थी। अब उस दिन की घटना के बाद सरकारी अस्पताल अलवर के बाहरी इलाके के इंचार्ज ने निखिल मेहता को कई दिनों की छुट्टी और पूरा आराम करने की सलाह देकर घर भेज दिया था। लेकिन उस रात के बाद जब अगली सुबह वह अपने किराए के मकान के लिए निकला और गाड़ी स्टार्ट की, तो उसे ऐसा लगा जैसे गाड़ी में उसके अलावा भी कोई और मौजूद है और वह पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है। निखिल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सीट पूरी तरह खाली थी। यह देखकर उसने खुद को समझाया कि जो कुछ उसके साथ मुर्दाघर में हुआ था, शायद उसी वजह से उसके दिमाग में डर बैठ गया है और वह बेवजह ही हर जगह उस औरत को महसूस कर रहा है। यही सोचकर वह गाड़ी को सड़क पर निकालकर अपने घर की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन हाईवे पर चलते हुए जब अचानक उसकी नजर सामने लगे शीशे में पीछे वाली सीट के रिफ्लेक्शन पर पड़ती है, तो वह एकदम सन्न रह जाता है। उस शीशे में उसे एक औरत का चेहरा दिखाई देता है जो खून से सना हुआ था और जिसकी चमड़ी इस तरह सड़ी हुई लग रही थी जैसे कई साल पुरानी लाश हो। उस चेहरे में बस उसकी भयानक आंखें और आंखों के आसपास का हिस्सा ही साफ नजर आ रहा था। यह देखते ही निखिल के माथे से पसीना टपकने लगता है और डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं। घबराहट में वह तेज ब्रेक मार देता है और उसी पल उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पीछे बैठा कोई उसके आगे वाली सीट से आकर टकराया हो और उसके कंधे और सिर से रगड़ खा गया हो।
उसे पीछे से साफ धक्का लगा था, लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह पलटकर देख सके। घबराकर वह गाड़ी का दरवाजा खोलता है और बाहर निकल आता है। बाहर आकर वह कांपते हाथों से पीछे वाली खिड़की से झांक कर देखता है, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं होता। डर के बावजूद वह पीछे वाली सीट का दरवाजा खोलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक सड़ी हुई और घिनौनी बदबू उसके नाक में भर जाती है। सीट पर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन जहां कुछ देर पहले उसे शीशे में वह औरत दिखी थी, वही सीट और आगे वाली ड्राइविंग सीट के पीछे की तरफ खून के छींटे जमे हुए होते हैं, जैसे कोई अभी अभी वहां से गायब हुआ हो। निखिल समझ नहीं पा रहा था कि अगर वहां कोई था ही नहीं तो फिर यह खून कहां से आया। वह अभी यही सोच ही रहा था कि अचानक गाड़ी के आगे वाले हिस्से से आग की लपटें उठने लगती हैं। आग देखकर वह घबरा जरूर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके गाड़ी में रखा आग बुझाने वाला पैकेट निकालकर आग पर छिड़क देता है और कुछ ही देर में आग बुझ जाती है। जब वह बोनट खोलकर अंदर देखता है तो उसे न तो धुआं दिखता है और न ही कोई जली हुई चीज जिससे यह लगे कि यहां आग लगी थी। तभी उसकी नजर सामने के शीशे से होते हुए फिर से गाड़ी के अंदर जाती है और उसे लगता है जैसे पीछे वाली सीट पर कोई अब भी बैठा हुआ है। इस बार वह भागता नहीं है, बल्कि मन में ठान लेता है कि जो भी है अब सामने आ ही जाए। वह तेजी से पीछे वाली सीट की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता है वहां कोई भी नहीं होता। अब निखिल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ वह देख और महसूस कर रहा है वह सच है या फिर मुर्दाघर की घटना के बाद उसका दिमाग ही उसके साथ खेल कर रहा है। वह खुद को समझाता है कि शायद यह सब डर और थकान की वजह से हो रहा है। यही सोचकर वह फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करके अपने किराए के मकान तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके अंदर का तर्क वाला दिमाग यह मानने को तैयार नहीं था कि यह सब सिर्फ उसका वहम है, और उसे लगने लगा था कि जो कुछ हुआ है वह यहीं खत्म नहीं होगा। घर पहुंचकर वह सबसे पहले नहाकर खुद को संभालता है, फिर खुद ही खाना बनाकर खा लेता है। असल में वह कोई अपना घर नहीं था, बल्कि सूरत के पास के कस्बे से ट्रांसफर होकर अलवर जिले में नौकरी करने की वजह से उसने यहाँ एक मकान किराए पर ले रखा था, जबकि उसका परिवार कहीं और रहता था। उसे सरकारी क्वार्टर भी मिला था, लेकिन वह वहां रहना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने यह निजी मकान लिया हुआ था। खाना खाने के बाद वह सीधे अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है और उसके पैर के अंगूठे को हल्के हल्के सहला रहा है और बीच बीच में झटके से खींच भी रहा है। पहले तो वह यही सोचता है कि यह शायद नींद में महसूस हो रहा कोई वहम है, इसलिए वह कंबल को पैरों तक खींचकर करवट बदल लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके कानों में एक जानी पहचानी और डरावनी आवाज गूंजती है, जिसे सुनते ही उसके अंदर ऐसा डर भर जाता है कि उसकी आंखें एक झटके में खुल जाती हैं। वह वही खरोचने और करहाने जैसी आवाज थी जो उसने मुर्दाघर में सुनी थी, और अब वही आवाज उसके अपने बेडरूम में सुनाई दे रही थी। इतनी हल्की आवाज होते हुए भी उसके लिए वह किसी चीख से कम नहीं थी, क्योंकि उसके लिए यह किसी खतरे का साफ संकेत थी। आंखें खुलते ही उसे एक और अजीब बात महसूस होती है। जब वह सोया था तब दोपहर का लगभग 1 बजे का समय था और उसे सोए हुए मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा ही हुआ होगा, लेकिन अब कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़कियों के पर्दों के पीछे से दिन की हल्की रोशनी भी नहीं आ रही थी और बाहर से रात के कीड़ों और झिंगुरों जैसी आवाजें आ रही थीं, जिससे उसे साफ लग रहा था कि जैसे रात हो चुकी है। वह सोचने लगता है कि क्या वह इतनी गहरी नींद में था कि दिन कब रात में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला, या फिर यह भी किसी और अनहोनी की शुरुआत है। वह अभी यही सोच ही रहा था कि तभी उसके ऊपर ओढ़ा हुआ कंबल धीरे धीरे अपने आप नीचे की तरफ खिसकने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेड के सामने नीचे बैठकर कंबल को अपनी तरफ खींच रहा हो। निखिल मेहता ने एक पल के लिए कंबल को रोकने की कोशिश की, लेकिन जो भी उसे खींच रहा था उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि हाथ से पकड़ने के बावजूद कंबल धीरे धीरे फिसलता ही चला गया। यहाँ यह बताना जरूरी है कि सोते वक्त निखिल ने
अपने बेडरूम का दरवाजा बंद नहीं किया था, बल्कि वह थोड़ा सा खुला हुआ था। बाहर वाला मेन दरवाजा वह हमेशा बंद करके सोता था, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला छोड़ने की उसे आदत थी। अब एक तरफ कंबल नीचे की ओर खिसक रहा था और उसी वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत तेजी से उसके कमरे के दरवाजे के सामने से एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरा हो। यह एहसास होते ही उसकी नजरें कंबल से हटकर सीधे दरवाजे पर टिक जाती हैं। वह कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए उस तरफ देखता रहता है, लेकिन वहां फिर कोई नजर नहीं आता। यह देखकर उसके मन में ख्याल आता है कि शायद वह फिर से खुली आंखों से ही डरावनी चीजें महसूस कर रहा है, या फिर उसका दिमाग ही उसे ऐसी बातें दिखा रहा है जिनका कोई असली वजूद नहीं है। यही सोचते हुए वह दोबारा कंबल को अपनी तरफ खींचकर लेटने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे अपने कमरे के बाहर से एक तीसरी आवाज सुनाई देने लगती है। अब तक वह दो तरह की आवाजें सुन चुका था, एक खुरचने जैसी और दूसरी कराहने जैसी, लेकिन अब उसके कानों में किसी के चलने की आवाज भी पड़ने लगती है। उन कदमों के साथ हल्की हल्की पायल की छन छन भी सुनाई दे रही थी, जिससे साफ लग रहा था कि घर के अंदर कोई चल रहा है। यह आवाज सुनते ही उसका ध्यान फिर से कमरे के दरवाजे की तरफ चला जाता है। वह देखता है कि पायल की आवाज धीरे धीरे उसके दरवाजे की ओर पास आ रही है। कुछ ही पलों में उसे दिखाई देता है कि दुल्हन नौमना एक दुल्हन के कपड़ों में सजी एक औरत दरवाजे के उस पार से चलते हुए सामने की ओर गुजर रही है, उसी दिशा में जहां थोड़ी देर पहले किसी के भागने जैसा एहसास हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। दरवाजे के सामने से गुजरते वक्त वह अपनी गर्दन को हल्का सा निखिल की तरफ मोड़ती है। पहले उसे देखती है, फिर उसकी गर्दन अजीब ढंग से टेढ़ी हो जाती है और उसी हालत में वह डरावनी मुस्कान के साथ उसकी तरफ घूरने लगती है। यह देखकर निखिल की आंखें डर के मारे फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसे उसने सरकारी अस्पताल अलवर के बाहरी इलाके के मुर्दाघर के 4 नंबर वाले कमरे में स्ट्रक्चर पर लाश के रूप में देखा था। बाद में जब उसी ने उसकी गर्दन को दबोचा था तो वह सड़ी गली और बेहद डरावनी शक्ल में बदल गई थी। अब उसी औरत को अपने ही घर के अंदर देखकर निखिल को यह साफ समझ आ जाता है कि वह अब तक उसका पीछा नहीं छोड़ पाई है और किसी तरह उसके साथ घर तक चली आई है। वह अभी यही सोच रहा होता है कि वह औरत बिना नजर हटाए धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई कमरे से बाहर की तरफ चली जाती है। उस वक्त निखिल बेड पर बैठा हुआ पूरी तरह जड़ हो चुका था। चारों तरफ घना सन्नाटा था। घर में उसके अलावा कोई और इंसान नहीं था और उसी सन्नाटे के बीच उसके सामने से एक अनजान और डरावनी औरत का गुजर जाना उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उस शांति के बीच उसे सिर्फ 3 तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक दर्द से कराहने जैसी, दूसरी किसी चीज को तेजी से खुरचने जैसी और तीसरी उस औरत की पायल की छन छन। जैसे जैसे वह औरत कमरे से दूर जाती गई और पायल की आवाज धीमी पड़ती गई, वैसे वैसे खुरचने और कराहने की आवाज और तेज होती चली गई। अब निखिल को एहसास होने लगा कि यह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी बेड के नीचे से आ रही है जिस पर वह बैठा हुआ था। असल में वह ठीक से बैठा भी नहीं था, न पूरी तरह लेटा हुआ था और न ही सीधा बैठा हुआ, बल्कि एक अजीब सी हालत में जकड़ा हुआ था। वह उठना चाहता था, नीचे झांककर देखना चाहता था कि वहां कौन है, लेकिन डर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया था। वह चाहकर भी अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। सिर्फ उसकी आंखें हिल रही थीं और सांसें चल रही थीं। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा उसी तरह जोर से अपने आप बंद हो जाता है जैसे पिछली रात मुर्दाघर में 4 नंबर वाले कमरे का दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया था। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही उसके शरीर में एक अजीब सी झननाहट दौड़ जाती है और उसे लगता है कि अब वह थोड़ा बहुत हिल सकता है। हिम्मत जुटाकर वह करने के बाद धीरे धीरे अपने सिर को बेड के किनारे की तरफ झुकाता है और नीचे देखने की कोशिश करता है कि आखिर वह आवाज कहां से आ रही है। लेकिन जैसे ही वह नीचे झांकता है, उसी पल एक भयानक चेहरा तेजी से बेड के नीचे से उल्टा लटका हुआ उसकी तरफ फिसलता हुआ आ जाता है। वह औरत फर्श पर पीठ के बल लेटी हुई थी और उसका चेहरा सीधा निखिल की तरफ था।
और वह झटके के साथ स्लाइड करती हुई उसके बिल्कुल सामने आ जाती है। उसे देखते ही निखिल पहचान जाता है कि यह वही औरत है जो कुछ सेकंड पहले दरवाजे के बाहर से गुजर कर गई थी। लेकिन अगर वह बाहर चली गई थी तो फिर एक ही पल में यहाँ कैसे आ गई? यह बात उसके दिमाग में घूम ही रही थी कि तभी वह औरत अचानक इतनी तेज और खौफनाक चीख मारती है कि उसकी आवाज पूरा कमरा गूंजा देती है। उस वक्त उसके और निखिल के चेहरे के बीच मुश्किल से 1 फुट का फासला था। चीखते वक्त उसके मुंह से इतनी सड़ी हुई बदबू निकलती है कि एक पल के लिए निखिल की सांस ही रुक जाती है। लेकिन जब वह औरत अचानक मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आकर इतनी भयानक आवाज में चीखने लगी तो डर के मारे मेरी भी चीख निकल गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह औरत मेरी तरफ देखते हुए अजीब तरह से हंसने लगी। उसकी हंसी के साथ ही उसके मुंह से खून टपकने लगा। देखते ही देखते उसके होंठ और पूरा चेहरा खून से भर गया और फर्श पर भी खून की धार फैलने लगी। मैं अभी यह सब देख ही रहा था कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे से हल्की हल्की चर्र चर्र की आवाज आई और वह दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही मैंने देखा कि वही औरत दरवाजे के ऊपर उलटी लटकी हुई खड़ी थी जो कुछ देर पहले बाहर गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसी वक्त वही औरत मुझे मेरे बेड के नीचे भी दिखाई दे रही थी। इस बार वह किसी आम इंसान की तरह नहीं बल्कि एक मकड़ी की तरह अजीब तरीके से चलते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके सिर के बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसका चेहरा किसी सड़ी गली लाश जैसा हो चुका था, ठीक वैसे ही जैसे कुछ देर पहले वह मुर्दा घर में एक खूबसूरत औरत से एक सड़ी गली लाश में बदल गई थी। एक ही लड़की को एक ही समय में 2-3 जगह देखकर मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। तभी वह मकड़ी की तरह रेंगती हुई औरत मेरे बेड के पास आई और अगले ही पल बेड पर चढ़कर सीधे मेरे ऊपर बैठ गई। डर के बावजूद मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। मेरी बात सुनते ही उसकी दोनों आंखें अजीब तरह से गोल गोल घूमने लगीं। फिर वह डरावनी आवाज में बोली, मुझे मुक्ति चाहिए। सालों से मैं उस मुर्दा घर में कैद थी। तूने मुझे वहां से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन बाहर आकर भी मुझे चैन नहीं मिला। न मेरा अंतिम संस्कार हुआ और न ही मुझे मारने वाले को सजा मिली। मैं वहीं सड़ती रही। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मेरा पीछा छोड़ दो। वह गुस्से में बोली, तुझे मेरा एक काम करना होगा, वरना तेरा हाल भी वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा काम? वह बोली, तुझे मुझे मुक्ति दिलानी होगी। मैंने जिन जिन को मारा है उनसे पहले यही कहा है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे सबको वहीं भेजना पड़ा। अब तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मुझे मुक्ति दिला या फिर दर्दनाक मौत के लिए तैयार हो जा। मैं डरते डरते बोला, मुझे क्या करना होगा? वह बोली, अमावस्या की रात ठीक 12 बजे तुझे उसी तहखाने में जाना होगा और 4 नंबर वाले मुर्दा घर में मुझे विदा करनी होगी। मेरी मौत दुल्हन के रूप में हुई थी, इसलिए मेरी विदाई भी दुल्हन की तरह ही होगी। तुझे एक टोकरी में दुल्हन के कपड़े और पूरा श्रृंगार लेकर आना होगा। उन कपड़ों को जलाकर उसमें सारा श्रृंगार डाल देना और फिर सिर्फ एक लाइन कहना कि आज से तुझे मुक्ति मिलती है और यहीं तेरा अंतिम संस्कार पूरा होता है। इसके बाद बिना पीछे देखे वहां से निकल जाना। अगर तूने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई और मुझे जोर का झटका लगा। मेरी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या सच, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पाया। जब अमावस्या की रात आई तो मैं दोबारा सरकारी अस्पताल अलवर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। छुट्टियां अभी बाकी थीं, लेकिन किसी बहाने से मैं रात में वहां चला गया। मौका मिलते ही मैं तहखाने में उतरा और देखा कि 4 नंबर वाले मुर्दा घर का दरवाजा फिर से अपने आप खुला हुआ था। मैं डरते हुए वह सारा सामान लेकर अंदर चला गया जो उस आत्मा ने मुझसे कहा था। अंदर का नजारा देखकर मेरे कदम खुद पीछे हटने लगे। पिछली बार जो लाश स्ट्रक्चर पर पड़ी थी, अब वही लाश जर्जर पंखे से फांसी पर लटकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं, जैसे वह अब भी मुझे देख रही हो। किसी तरह हिम्मत करके मैं आगे बढ़ा, कपड़े रखे और दुल्हन के कपड़ों में आग लगा दी। फिर सारा श्रृंगार उस आग में डाल दिया और कांपती आवाज में बोला,
आज से तुम मुक्त हो और यहीं तुम्हारा अंतिम संस्कार पूरा होता है। जैसे ही मैं मुड़कर बाहर जाने लगा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से खोला, लेकिन वह नहीं खुला। तभी मेरे कान के पास फुसफुसाहट हुई और मुझे महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल पीछे खड़ा है। वह बोली, डॉक्टर बाबू, यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। तू सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि तूने एक दुल्हन की विदाई कर दी, लेकिन यहाँ अब भी कई दुल्हनों की आत्माएं कैद हैं जो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हैं। आज तूने एक को मुक्ति दी है, लेकिन आगे भी यहाँ लोग मरते रहेंगे। उसके बाद मुझे एक नहीं बल्कि कई औरतों के रोने, चिल्लाने की आवाजें आने लगीं, जैसे पूरा मुर्दा घर आत्माओं से भर गया हो। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और मैं जान बचाकर बाहर भागा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। इस पूरी घटना के कुछ ही दिनों बाद मैंने वहां से अपना ट्रांसफर करवा लिया था और फिर धीरे धीरे वह दुल्हन की आत्मा भी मेरा पीछा छोड़ चुकी थी। उसके बाद मेरी जिंदगी में फिर से सब कुछ सामान्य जैसा दिखने लगा, लेकिन जो कुछ मैंने देखा और झेला था वह आज भी मेरे दिमाग से निकल नहीं पाया है। आज भी जब मैं कभी किसी को यह सब बताने की कोशिश करता हूं तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि मैं जिस पेशे से जुड़ा हुआ हूं वहां भूत, प्रेत, चुड़ैल या आत्माओं जैसी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। लोग यही सोचते हैं कि एक डॉक्टर होकर अगर मैं ऐसी बातें कर रहा हूं तो जरूर मेरे दिमाग में ही कुछ गड़बड़ है। कई बार तो लोग सीधे मेरे मुंह पर यह तक कह देते हैं कि मैं वहम का शिकार हो गया हूं। इसी वजह से चाहकर भी मैं किसी को खुलकर यह नहीं बता पाया कि मेरे साथ असल में क्या हुआ था। हालांकि मैं उस सरकारी अस्पताल अलवर के बाहरी इलाके में स्थित उस जगह का नाम और सही पहचान आज भी उजागर नहीं कर सकता, लेकिन मेरा यकीन मानिए, वहां से लौटने के बाद भी उस 4 नंबर वाले मुर्दा घर में लोगों की जान जाती रही है। जब भी कभी सूरत के पास के उस कस्बे से जुड़े पुराने स्टाफ में से किसी से मेरी बात हो जाती है तो हर कुछ महीनों में एक बार मुझे यही खबर मिलती है कि फिर से किसी आदमी की लाश उस 4 नंबर वाले मुर्दा घर के बाहर पड़ी मिली है। उन लाशों की हालत हर बार एक जैसी बताई जाती है। पूरा शरीर खून से सना हुआ, कपड़े या तो फटे हुए या फिर बिल्कुल भी नहीं, और शरीर पर ऐसे निशान जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से नोच नोच कर मारा हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वह यह कि अगर कभी उस मुर्दा घर के अंदर कोई नर्स या कोई महिला स्टाफ जाती है तो उसके साथ आज तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जितनी भी मौतें वहां हुई हैं वह सिर्फ मर्दों की ही हुई हैं। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, यह बात आप खुद भी समझ सकते हैं। शायद वह दुल्हन की आत्मा आज भी अपने साथ हुए अन्याय का बदला हर उस आदमी से ले रही है जो उस मुर्दा घर के अंदर जाता है। हो सकता है वह आज भी अपने अधूरे इंसाफ और अपनी अधूरी विदाई के दर्द में उसी जगह पर भटक रही हो। तो दोस्तों, यह थी वह सच्चाई जो मैं आज तक अपने दिल में दबाकर रखे हुए था। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, यह आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे बाद एडीआई की फास्ट बाद, तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका यह छोटा सा साथ ही हमें ऐसी और डरावनी कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है।